हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी 27 को पेपर है, क्या करें मैथ्स का? किस टीचर को देखें? कोई ये पेपर लीक कर रहा है, कोई वो पेपर लीक कर रहा है, किसका लीक माने? तो बेटा किसी टीचर में दम नहीं है कि वो पेपर लीक कर सके। यकीन नहीं है तो सीबीएसई का उठा के देख लो, जो विवाद छिड़ा है तुम्हें पता होगा। और मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं, मैथ्स में तुम्हें गहरा होना है। ये किसी बोर्ड के लिए नहीं, तुम परेशान हो। एमपी बोर्ड में आएगा, यूपी बोर्ड में आएगा, अरे भाई ये एनसीईआरटी है, ये दुनिया में हर जगह आएगा। ये मैथ्स है, तुम्हें मैथ्स का फील करना है बेटा, ऐसे नहीं पढ़नी मैथ्स। मैं 1 मार्च से बैच लॉन्च करूंगा, यूपी सीबीएसई आईसीएसई सबका क्लास 10th का, एकदम गहराई से। अब तो टाइम कम है, तो मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो आ सकता है, उसके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। रटवाऊंगा तुम्हें कभी कुछ नहीं कि ये पक्का आएगा, ये वाला देखो, ये सब भ्रम है और फंसे रहोगे हमेशा। तुम चाहते हो अभी देख के नंबर ले आए, रिश्तेदार खुश हो जाए, भौकाल बन जाए। कोई मतलब का है ये भौकाल? कुछ साल बाद इस भौकाल का कोई मतलब नहीं रहेगा, रियल ज्ञान का मतलब रहेगा। अभी 10th में हो, समझ नहीं आ रहा है, समझो इस चीज को। तो अभी तक मैंने तुम्हें कितने टॉपिक बताए बताओ, जो यूपी बोर्ड में आ सकते हैं? और मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश भी बोल रहा हूं। फील करो, क्योंकि ये टॉपिक हर साल आ रहे हैं, इस साल भी आने का फुल चांस है, क्योंकि यही तो मेन कंसेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया, हर चीज को रिवाइज करो। भैया हम एक चीज के काबिल हो गए हैं, समीकरण। हम समीकरण सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन। जो दो समीकरण दिए रहते हैं उसमें एक्स वाई का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज भैया, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हमें पता है। हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लेते हैं भैया। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो? किसी दो पॉइंट्स के बीच की अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि दूरी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सूत्र क्या है भैया? ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तीसरी चीज क्या पढ़ा भैया? दूरी सूत्र में एक कंसेप्ट पढ़ा था, मूल बिंदु से दूरी। ये क्या होता है भैया? मूल बिंदु मतलब होता है ओरिजिन, और ओरिजिन मतलब होता है 0,0। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी, ये निर्देशांक होते हैं बाबू। इंग्लिश में इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पहला x और दूसरा y। ओरिजिन मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। हमें यहीं से कंसेप्ट आ जाता है दूरी निकालने का, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा भैया? उसके बाद पढ़ा समदूरस्थ वाला कंसेप्ट। ये क्या है? नाम से इसके क्या समझ आ रहा है? इसमें से कोई ना कोई चीज आएगी, क्योंकि यही एनसीईआरटी के मेन कंसेप्ट हैं। तुम इतनी चीजें देखो, तुम अवतार पढ़ रहे हो, विद्या पढ़ रहे हो, मुजराजीव पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो पिछले साल के पेपर, उनमें ये सब टॉपिक छाटो और तुरंत तुरंत सवाल करो। मैंने 3 लेक्चर दे दिए, आज ये चौथा लेक्चर है। मैं कल के बाद से पेपर कराने लगूंगा। बच्चों की कोई टीचर नहीं, अपने दम पे नंबर लाना है, मैं सच बता रहा हूं, अपने ज्ञान पे। मैथ्स वॉरियर, वॉरियर, नॉट अ गैंगस्टर। वॉरियर बनना है, योद्धा गणित का। रियल में गणित आती हो, एक एक हथियार चलाना कैसे चलाते हैं, इस तरह की फीलिंग्स उत्पन्न करो। तुम्हें गणित कुछ नहीं आती, मैं सिखाऊंगा ना, बोर्ड एग्जाम हो जाने दो, ठीक है भैया। सम दूरस्थ, सम दूरस्थ क्या है? नाम से क्या समझ आ रहा है? देखो, सम दूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। जब कोई एक पॉइंट किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे मैं बोल दूं ये ए है, ये बी और सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है? जो ये ए है वो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो ए है ना, वो बी से जितना दूर है उतना ही सी से दूर है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है। जितने दूर ए से बी है उतना ही दूर ए से सी है। ओहो भैया, मतलब ऐसे केसों में जितना ए बी होता है, जितना ए बी के बीच की दूरी होती है उतनी ही ए सी होती है। हम समदूरस्थ का कंसेप्ट ऐसा चित्र माइंड में बना के, पॉइंट्स देख के सॉल्व कर सकते हैं, तुम भी कर लोगे। हाँ ठीक है। उसके बाद कौन सा कंसेप्ट आया? मैंने बोला था, जैसे मैं बोल दूं, सुनना, कंसेप्ट में करा ही देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं हर बार पेपर में देख रहा हूं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सब पकड़ रखे हैं।
बहुत बार बोल चुका हूं, सभी बोर्डों के लिए है। इतनी चीजें तैयार है ना। सॉरी यार, मैं तुरंत मिटा देता हूं भाई, टाइम नहीं देता हूं, दिया करूंगा। मुझे बताओ, इतनी चीजें तैयार है। पांचवा कंसेप्ट मैंने क्या बोला, जैसे मैं तुमसे बोलूं दो तीन बिंदु, एकदम एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज, बिंदु दो तीन और बिंदुओं, दो तीन और पांच चार के, पांच एक्स के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मात्रक मतलब कोई यूनिट, इससे मत कंफ्यूज होना, ठीक। एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, अगर तुमने फील किया होगा गणित को तो तुम कर लोगे, और रट रहे होगे तो फंस जाओगे। बताओ इसका मतलब क्या है भैया, इंग्लिश में भी लिख दूं क्या? इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 3 and 5x is 10 unit, find x। क्वेश्चन समझो, बड़ा हलवा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी 10 है। वाह, दूरी बता रखा है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो और बराबर 10 लिख दो। उसने क्या बोल रखा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 3 और 5 6 के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 10 है। इन दोनों की दूरी निकाल लो। दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। आओ भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, कंसेप्ट समझना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 10 है। इसीलिए तो मैंने बराबर में 10 लगाया, क्योंकि दे रखा है। यही तो बात है इस सवाल में कि बराबर में चला आता है। अब तुम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल दो। आओ निकालता हूं भैया, ये x1 y1, ये x2 ये y2। ये तुम्हें पता है जो दो बिंदु दिए रहते हैं वो x1 y1 होते हैं और x2 y2 होते हैं, ठीक है भैया। अब x2 क्या है भैया, 5, x2 पे रखा, ये लगाए माइनस। x1 क्या है, 2, ये रखा प्लस। y2 क्या है भैया, x माइनस। y1 क्या है, 3, बराबर में 10। तुम्हें ये इक्वेशन बनाना समझ आई ना? हाँ भैया, जब भी देखो ऐसा सवाल हो, दो के बीच की दूरी ये है, तो यही इक्वेशन बनेगी। उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल दो, दूरी सूत्र से, बराबर 10। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्या बचा है, 5 में से 2 जा रहे हैं, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 10। ये कैसे सॉल्व होगा, आओ भैया, 3 त्रिक को 9 प्लस ये क्या है, a माइनस बी का होल। भाई जी, ऐसी चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, बहुत बच्चे इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, बस खत्म। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यही भ्रम है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बचपन में सिखाया जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये है क्या, ये सूत्र है, ये एक आइडेंटिटी है, सर्वसमीका। a माइनस बी का स्क्वायर कैसे खुलता है, जैसे मैं खोलूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये चीज को भी इससे कंपेयर करो, ये भी कैसी दिख रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी इस तरह खोलो, कैसे, ये a है और ये b है, मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या है a मतलब x, और फिर क्या है b। ऐसी चीजें ऐसे खुलती हैं, ठीक है। आओ x का स्क्वायर कराऊं, x स्क्वायर, 3 का 3 त्रिक को 9, 2 तिहाई 6x, यहां आया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर में क्या है, 10। भैया अंदर कुछ सॉल्व होगा इसके, हाँ, ये भी संख्या ये भी संख्या, 9 9 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर में 10। अब क्या करें भैया, अब ये जो अंडर रूट है इसे हटा दो, यहां से हटा कैसे सकते हैं भैया, हटा दो, हटा के बराबर के उस तरफ भेज दो, और जब अंडर रूट हट के उस तरफ जाता है तो बन जाता है स्क्वायर, ठीक है भैया। तो क्या हो गया, 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 10 दहम 100, 10 को 2 बार खोल दिया 100। अब क्या होगा भैया,
अब मेरे पास इक्वेशन बची 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 100। अब इस प्लस के 18 को मैं वहां भेज दो भैया, 100 था, ये प्लस का 18 था वहां जाके माइनस का 18, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 100 में से 18 गए 82 82, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 82 बराबर 0। ये इक्वेशन बनके तैयार होती है। अभी मैं तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा, ये द्विघाती समीकरण ऐसे सवालों में ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए आज मैंने फिर करा दिया। बहुत सारे सवाल हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, बस ये इक्वेशन बनानी रहती है। सोचो ना खुद, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10। अरे जो बात को लिखी यहां लिख दिया। यही गहराई जानना है कि कैसे गणित की, इंग्लिश की बात को, हिंदी की बात को गणित में लिखते हैं। इन्हीं तुम कहते हो ना वर्ड प्रॉब्लम, ये सबसे हलवा होती है, यही सबसे ज्यादा मैथ में तेज करती है दिमाग। ठीक है, वो सब सीखेंगे, अभी तुम पहले अपना ये निकालो। तुम्हें रिश्तेदारों की बड़ी टेंशन है और मुझे तुम्हारी बड़ी टेंशन है। तुम्हें परसेंटेज लाना है, चलो ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, बनाओ भाई परसेंटेज, लेकिन डीप तरह से। एग्जाम जब पेपर सामने आए तो योद्धा फील होना चाहिए। यार हम गणित के योद्धा हैं, तुम एकदम डरपोक बालक, डरपोक बालक की तरह आप लोग बैठ जाते हैं, ये थोड़ना यार। ठीक है, 5 कंसेप्ट ये हो गए, और कंसेप्ट बताओ। मैंने कौन सा भैया, आपने त्रिज्य खंड, वृत्त खंड, बहुत कुछ बताया है। हाँ, और बताओ मैंने क्या बताया। आइए भैया, आपने उसका 6वां टॉपिक बताया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये क्या है भैया, ये कुछ नहीं होता है। त्रिज्य खंड मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, ये एक वृत्त है। और ये जो वृत्त में ये केंद्र है, इसका एकदम बीच है, सेंटर, और ये इसकी रेडियस है। ये जो ऐसा पार्ट बनता है ना, ये जो पिज्जा का टुकड़ा है, इसका नाम है त्रिज्य खंड। इस चीज को त्रिज्य खंड बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई ऐसा आकार है, तो मैं बोलूंगा क्या है, तो बोलोगे भैया ये त्रिज्य खंड जैसा है, त्रिज्य खंड है ये। ठीक है भैया, मतलब ये चीज होता है त्रिज्य खंड। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल निकालने को आता है कि बताओ इसकी क्या एरिया है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। भैया तो बहुत आता है, सही बात। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बहुविकल्पी में देखना, उसके बाद खंड खा में देखना, सेक्शन सी भी, सब में देखना, ये वाला पढ़ा रहता है कहीं ना कहीं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भैया कुछ नहीं है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है भैया, एक और बात आती थी सामने, सुनना मेरी बात, किसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। मैं बोलूं भैया ये तो छोटा, ये त्रिज्य खंड है, ये तो छोटा है। अगर मैं ये वाला देखूं, ओ हो, ये भी तो एक टुकड़ा है पिज्जा का, बड़ा टुकड़ा, इसको मूल लो, इस टुकड़े को देखो, ये वाले, तो ये भी तो त्रिज्य खंड है। इसका कैसे क्षेत्रफल निकालें भैया, ये मतलब छोटा त्रिज्य खंड है और ये बड़ा त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ मतलब बड़ा। यहां पे बोर्ड एग्जाम में बाबू अलग से दीर्घ त्रिज्य खंड भी लिखते हैं, मेरी बात समझना। अच्छा भैया, ये बड़ा है तो ये छोटा है, लघु लघु त्रिज्य खंड। ये छोटा त्रिज्य खंड है, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। वहां पे आ गया दीर्घ, मान लो लघु है, वहां पे आ गया अगर दीर्घ त्रिज्य खंड, तो क्या करोगे, बड़े वाले का कैसे निकालोगे। तो मैंने तुम्हें रूल बताया था, पाई आर स्क्वायर में से ये घटा देना। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर में से तुम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
ये लघु त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल है, छोटे वाले का। वो खाली त्रिज्यखंड बोल रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर वो लघु और दीर्घ डिफाइन कर रहा है तो फिर ये कंसेप्ट चलेगा। ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, त्रिज्यखंड का है। बस इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर में से घटा देना तो तुम्हें बड़ा वाला मिल जाएगा। सेक्टर, ये अब इसको अगर मैं हिंदी इंग्लिश में लिखूं तो माइनर सेक्टर है, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर है। तो अगर वो मेजर सेक्टर बोले, मेजर सेक्टर, तो ये अप्लाई करना, माइनर बोले तो ये वाला। ठीक है, और ये बहुत इजी होता है। ये जो थीटा है ये क्या होता है, इनके बीच का एंगल। तुम्हारा ध्यान इस एंगल में होना चाहिए। और ये आर क्या होता है, ये रेडियस, ये कितनी लंबी है। बस अगर तुम्हें इतनी चीज पता है तो तुम दोनों चीज निकाल लोगे, छोटे का भी बड़े का भी। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे घड़ी वाला सवाल आता है। त्रिज्यखंड पे मैंने बताया था, लगवाया था। सीधा बस पाई आर स्क्वायर में से घटाना है। दीर्घ आ जाए कुछ नहीं, तुम्हें मेन त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दीर्घ आ जाएगी, बड़े वाले का निकालो तो पाई आर स्क्वायर में से फॉर्मूला घटा देना जो बताया छोटे वाले का। ठीक है, इसी तरह अगला टॉपिक मैंने पढ़ाया तुम्हें वृत्तखंड। ये होता है वृत्तखंड। देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या था भैया, त्रिज्यखंड। ये वाला पार्ट पिज्जा का टुकड़ा, ये छोटा त्रिज्यखंड। और ये वाला जो ये है भैया, ये बड़ा। इसका मेन फॉर्मूला होता है भैया थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसका भैया होता है बड़े वाले का थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो बड़े वाले का। अब ये जो चीज है ये त्रिज्यखंड नहीं है, ये है वृत्तखंड। वाह, रोटी का खाड़ा, सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट। इसका फॉर्मूला बड़ा कट होता है वृत्तखंड का, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद कर लो, छोटे वाले का, इसका लघु, इसका लघु, मतलब कि माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये है। अगर वो बोल दे भैया ये भी तो एक टुकड़ा है खाड़ा रोटी का, ये कितना होगा, ऐसी चीज को त्रिज्यखंड, ऐसी चीज को वृत्तखंड, ऐसे टुकड़े को ऐसे फाड़, तो ये कितना होगा, कुछ नहीं भाई, इसका पाई आर स्क्वायर में से घटा दो। वही कंसेप्ट, जैसे इस फॉर्मूले को बड़ा निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर में से घटा दिया, ऐसे ही इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर में से ये पूरा फॉर्मूला घटा दो। छह नंबर का क्वेश्चन आता है वृत्तखंड का, क्योंकि देख लो इसमें सब लगाना पड़ता है। तो किसका, लघु का, और ये किसका, दीर्घ वृत्तखंड। कितने बार पूछा जाता है दीर्घ वृत्तखंड, तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है मेनली, दीर्घ वाले नहीं याद रखने, दीर्घ वाले में बस पाई आर स्क्वायर में से घटा देना है मेन फॉर्मूले को, छोटे वाले को, दोनों में। ठीक है, इसी में एक और चीज थी, ये सब फॉर्मूले याद कर लो बाबू, ये कुछ हार्ड नहीं है। लिखो, मैं सच बोल रहा हूं, त्रिज्यखंड वृत्तखंड पक्का आएगा। जैसे कि त्रिज्यखंड पे वो एक घड़ी वाला कंसेप्ट देता है, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं, देखो बिल्कुल इजीली तुमसे बोलूं, बिल्कुल इजीली समझना मेरी बात। ये सवाल आएगा इसलिए मैं फिर से करवा रहा हूं एक बार। जैसे वो बोलता है किसी 7 सेंटीमीटर, पहले लिखता नहीं है, पहले तुम्हें मैं कंसेप्ट समझाता हूं, बात समझना। कितना हलवा है, जैसे तुमको ये मैंने दिया, ठीक है, मैंने बोला मुझे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। अब बोला दीर्घ
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। तुमने बोला भैया ये मेरे पास त्रिज्य खंड है, ठीक है, इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। सूत्र क्या है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। भाई मेरे पास छोटे वाले का फॉर्मूला है, मैं छोटा ही वाला निकाल रहा हूं, मतलब मैं लघु वाला निकाल रहा हूं, लघु त्रिज्य खंड। बात समझ आ रही है ना मेरी? ठीक है, निकाल लेते हैं भैया। थीटा क्या होता है? इनके बीच का कोण। थीटा की जगह रख दो 30 बटे 360 गुणे, ये क्या होता है? पाई। पाई का मान होता है 22/7। पाई की जगह 22/7 रख देते हैं। आर क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बार लिख दूं, काटने में आसानी होती है। आओ अब काटता हूं। 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, क्या बचा ऊपर? 3/36 गुणे 22 गुणे 7, इतना बचा, नीचे 3 का गया। 3 को 36 से काटता हूँ, 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36, 12 बार में। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब बचा 22 और 12, ये दोनों 2 के पहाड़े में आएंगे, ये 11 बार में और ये 6 बार में। 11 सते 77/6, ये आ गया छोटे वाले का क्षेत्र। मैंने कोई सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं दिया, अगर मैं इसको सेंटीमीटर दे देता, ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर उसकी यूनिट लिख देता, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। तुमने बोला ठीक है भैया छोटे वाले का मिल गया, अब मैंने बोला भैया छोटे का तो निकाल लिया, ठीक है, अब दीर्घ का कैसे निकाले? तो दीर्घ में कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर में से यही चीज घटा दो। यही सूत्र को किसमें से घटा दो? पाई आर स्क्वायर में से। पाई आर स्क्वायर भैया इसका तो हम मान निकाल चुके हैं 77/6, तो इसको बार बार थोड़ी ना रखो, यहाँ पे सीधा 77/6, मतलब सीधी बात भैया, पूरे पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा रहे हैं, इसके क्षेत्रफल को घटा रहे हैं। पाई क्या होता है? 22/7। आर क्या है? 7। 7 गुणे 7 माइनस 77/6। मेरी बात समझ गए ना? दीर्घ वाले में मैं क्या कर रहा हूं, इसी फॉर्मूले को, जो छोटा वाला था, जो छोटा वाला त्रिज्य खंड था, उसको पूरे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से, पूरे से मैं घटा देता हूं। तो छोटे वाले का कितना निकला? इतना, मैंने सीधा छोटे वाले का घटा दिया पाई आर स्क्वायर में। 7 से 7 मारा 22 सते 154, 7 दूनी 14, ठीक है, क्या बचा? 77/6। बस कैसे करेंगे सॉल्व भैया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, इनका क्या लिया? एलसीएम 6 और 1 का क्या आया? 1। अब 1 का पहाड़ा पड़ो 6 आ जाए भैया, 6 बार में 6 का गुणा 154 से, 154 से किसका गुणा? 6 का, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 2 32, 6 कम 6, 6 3 9, 924, ऊपर आया 924 माइनस 6 का पहाड़ा पर 6 आ जाए, एक बार में 1 का गुणा 77 से, ऊपर 77 ही आया। 924 में से 77 घटाओ, ये 4 नहीं घटेगा, 14 में 7 गया 7, ये बन गया 1 7 8 9 10 11, ये बचा 4 और ये कितना बन गया? 8। 847/6, 847/6 सेंटीमीटर, ये आ गया। बात समझे मेरी? ये देखो, ये किसके निकल आया? लघु का, और ये किसका निकल आया? दीर्घ। कोई दिक्कत ही नहीं, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल निकले, उसको सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर में से घटा दो। ऐसे ही दूसरे वाले में वृत्तखंड। अब वो तुम्हें इसमें त्रिज्यखंड वाले में घड़ी वाला कंसेप्ट देता है, तुम जानते हो वाला, ये समझ गए? हाँ भैया, दीर्घ वीर्घ से कोई मतलब नहीं, बस पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे, चाहे त्रिज्यखंड पूछे चाहे वृत्तखंड। ये सवाल गलत ना हो बेटा, अगर ना समझ आया तो प्लीज कमेंट कर दो, ये सवाल पक्का आएगा त्रिज्यखंड वृत्तखंड पे। अब जैसे वो मुझसे बोलते हैं, सुनना, एक घड़ी है और उसकी जो मिनट की सुई है वो 14 सेंटीमीटर है, मान लो एक घड़ी है, उसने लिख के दिया एक बार और बोल दिया ये केंद्र घड़ी की सुई है, ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। घड़ी की मिनट सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी 14 सेंटीमीटर। ये मैंने बोला कि ये घड़ी 5 मिनट चलती है, 5 मिनट चलती है,
मतलब यहाँ थी, 5 मिनट मान लो यहाँ आ गई, ये घड़ी यहाँ आ गई, 5 मिनट बाद चल गई। तो इसने बोला बताओ इसने कितना क्षेत्रफल बनाया, बताओ इसने कितना क्षेत्रफल बनाया, बताओ क्या सोचोगे भैया। घड़ी फिर आ गया, घड़ी चली ये क्या बना लिया, ये घड़ी यहां से पहुंची ऐसे तक, तो इसने क्या बना लिया भैया, त्रिज्यखंड बना लिया। तो यहीं से कंसेप्ट आ गया कि भैया हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि भैया पूछ रहा है कि घड़ी जितना चली कितना क्षेत्रफल इसने कवर किया घड़ी की सुई ने। तो भैया घड़ी की सुई यहां से यहां तक आई, चल के इतना एरिया कवर किया, इतना पूरा एरिया इतना कवर किया, ये त्रिज्यखंडी तो है, इसका निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल कवर किया, यही क्षेत्रफल निकाल लेते और ये त्रिज्यखंड बन रहा है। बस माइंड में ये आना चाहिए कि जब घड़ी चल रही है तो त्रिज्यखंड बन रहा है, और बन भी रहा है, देख लो। तो हमें क्या करना है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लघु दीर्घ की बात थोड़ी ना है, तुम्हें दिख रहा है इसकी बात कर रहा है वो छोटा वाला, ये सीधा फॉर्मूला लगाया। थीटा क्या है, फंस गए। अब तुम्हें ये जानना है घड़ी कितने मिनट चली, कितने मिनट चली घड़ी भैया, 5 मिनट। 5 का गुणा करा दो 6 से, 5 छक्का आ गया, तुम्हारे पास थीटा आ गया, तुम्हारे पास कोण आ गया, कितना आ गया 30 डिग्री। जितने मिनट घड़ी चले उसका किससे गुणा कराना है, 6 से। क्यों भैया 6 से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जब घड़ी 1 मिनट चलती है, घड़ी की सुई पूरे जब 1 मिनट चलती है तो 6 डिग्री का कोण बना। जब घड़ी 1 मिनट चलती है तो कितने का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो इसी तरह जब वो 5 मिनट चली तो कितना बनाएगी, 5 छक्का 30। मतलब कि जितना भी चले, अगर वो 15 मिनट चल रही है तो कितना कोण बनाएगी, 15 छक्का 90। तो समझ गए, इसका कंसेप्ट ये है कि जब घड़ी 1 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है भैया, अब जैसे हुई बात बोलता है तो मुझको पता चल गया भैया 5 मिनट चली है घड़ी, आपने डाटा दे रखा है, मतलब 5 छक्का 30, थीटा का मान मिल गया 30। और जो घड़ी की सुई की लंबाई है 14, वो त्रिज्या है, देख लो ना, घड़ी यहाँ केंद्र से यहां तक सुई होती है, तो त्रिज्या का ही तो काम कर रही है। हाँ भैया, तो आर भी मुझे दे रखा है कितना, 14। अब क्या बचा इसका क्षेत्रफल निकालने में, थीटा की जगह 30 रखा, गुणे पाई। आर कितना है भैया, आर भैया 14 है, 14 गुणे 14। काट दो, 3 से 3 गया, 3 एक कम 3, 12 3 36, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 11 3। समझ गए, समझ गए होगे सब। ऊपर क्या बचा, 11 गुणे 14, नीचे क्या बचा, बटे में 3, ऊपर गुणा करा लो, आंसर आ गया। तो बस यहाँ कंसेप्ट यही था कि लड़के घबरा जाते हैं कि एंगल कितना ले, तो किससे गुणा कराना है, 6 से। 1 मिनट चलती है घड़ी तो कितना डिग्री बनाती है, 6, इसीलिए हम 6 से गुणा कराते हैं। देखो वो कभी कभी बोलता है कि घड़ी 9 बज रहे थे और 9:15 हो गया, 9 बज रहे थे और 9:15 हो गया, और घड़ी की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, बताओ कितना क्षेत्रफल कवर किया, इतना देर जितना देर चली। अरे भैया क्या दिक्कत है, 9 ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। पहले घड़ी में ये था, ठीक है, मान लो ये घड़ी है, इसमें कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ये कितने मिनट चली, 15 मिनट, 5 10 15, कितने मिनट चली, 15 मिनट। यहाँ 15 मिनट में यही आती है ना। अब तो यहाँ पे तो टाइम देखना है, कितने मिनट चली, 15, 15 छक्का 90, आ गया कोण 90। और तुम्हें ऐसे भी फील हो रहा है जब 15 मिनट चल जाती है तो एकदम ऐसे हो जाती है ना। ठीक है, 9 से 9:15 तक, ठीक है। घड़ी की सुई थी जो, मिनट की सुई थी जो, कितने देर तक चली, 15 मिनट तक। ठीक है, मतलब वो टाइमिंग लिख के दे तो मिनट समझ जाना बस अपने से, और उसमें क्या है। अरे बोल दे 8:20 से 8:30 तक चली,
कितना मिनट चली? 10, 10 छका 60, 60 डिग्री का कोण मिल गया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना बड़ी गौर से। सुई वाला कंसेप्ट आ गया? ठीक है भैया, समझ आ गया ये भी। तो हमारे हाँ, एक चाप की लंबाई, ये भी था। चाप क्या होता है भैया? ये होता है ये, अरे चाप ये है, ये चीज, ये आर्क, आर्क यार, कोई भी आर्क, कोई भी, ये चाप। इसकी लंबाई कैसे पता करते हैं? सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। थीटा मतलब ये वाला कोण, 2πr मतलब ये। चाप की लंबाई जब पूछे, लिख के आए चाप की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है भैया, ये भी अप्लाई हो जाएगा। त्रिज्यखंड, इतने टॉपिक तुम्हारे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। अभी लगाओ त्रिज्यखंड के पूरे सवाल, वृत्तखंड के पूरे सवाल और चाप के लंबाई के, समझ रहे हो? पूरे एक एक सवाल लगाओ भी। ठीक है भैया, आज मैं तुमसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, सुनो। अब बिल्कुल फुल कंसेप्ट से, अभी तक सब पिछला रिवीजन था। अब आज का जो टॉपिक बता रहा हूं, इसको और ऐड किया जाएगा आगे। मूल ज्ञात करो। ओफो भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल ज्ञात करो। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। ये है क्या, समझना। वो तुमको एक इक्वेशन देगा। इक्वेशन कैसी इक्वेशन, आओ बताता हूं। जैसे कि हर बार के एग्जाम्पल की तरह, x² + 5x + 6 = 0। और इनमें क्वेश्चन बोलेगा मूल ज्ञात करो, सीधा फाइंड द रूट्स। ये क्या है भैया? मूल ज्ञात करो। मूल मतलब फाइनली होता है x के मान, तो अब समझो, मूल मतलब होता है x के, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से, इस समीकरण से x का मान निकालना है। x पे कितनी, कौन सी डिग्री लगी है? 2। x पे पावर क्या लगी है? 2। तो यहां पे x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, हमेशा याद रखना। यहां पे कितने रूट्स निकलेंगे इसके? 2। द्विघाती समीकरण है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब x की पावर 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण में आता है मूल ज्ञात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है फाइंड द रूट्स। इसकी कितनी पावर होनी चाहिए? अगर मैं तुमसे बोल दूं x3 + 5x + 2 = 0, क्या ये द्विघाती समीकरण है? नहीं भैया, ये तो त्रिघाती है। क्या है? क्वाड्रेटिक है? नहीं भैया, ये तो क्यूबिक है। सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2। और हमारे बोर्ड एग्जाम में यही है। वो ऐसी एक इक्वेशन देंगे जिसपे x² + 5x + 6 = 0, इस तरह की इक्वेशन, इन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। भैया कैसे फाइंड करें, कैसे मूल ज्ञात करें? तो मूल ज्ञात करने की 2 टेक्निक है, तुम्हें जो अच्छी लगे वो लगाना। पहली टेक्निक है गुणनखंड विधि, और दूसरी टेक्निक है श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। तुम इन 2 तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसी भी द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हो x के मान। सिखा दूं? आओ पहले गुणनखंड विधि सीखते हैं। कभी बोर्ड एग्जाम ये भी लिख के दे दे कि गुणनखंड विधि से ही करो, तो कितने विधि है? 2, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य। आओ गुणनखंड को बता दूं क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। बचपन में बच्चे इसे क्लास 9th में मिड टर्म स्प्लिटिंग के नाम से फेमस किए थे। मिड टर्म स्प्लिटिंग, बीच के टर्म को तोड़ना, ठीक है। द्विघाती सूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मेरे प्रिय सर का नाम श्रीधराचार्य सर जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें पहला कौन सा गुणनखंड विधि सिखा रहा हूं। अरे ये इंग्लिश हिंदी में नाम है, देख लो यार। मेन 2 विधि है, गुणनखंड और श्रीधराचार्य, ठीक। मेन 2 मेथड्स हैं, ठीक। तो पहले हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन। कौन सा? फैक्टराइजेशन।
बताइए, लिख लो। मेरी बात समझना, सबसे हलवा जीवन में यही मेथड लगेगा। थोड़ा दिमाग लगाना मेरे साथ, ठीक है, एकदम डीप तरह से। यार गुणनखंड विधि ये कहती है कि इस 6 का गुणा, जो भी लास्ट में टर्म है, इसका गुणा एक्स स्क्वायर के साथ वाले से कराओ। इस बात को लिखो। गुणनखंड विधि ये कहती है जो लास्ट में जो भी संख्या है उसका गुणा एक्स स्क्वायर के साथ जो है उससे कराओ। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अगर कोई नंबर लगा होता तुम्हें दिखता है, जब कुछ ना दिखे तो 1 होता है। ठीक है, मैंने कराया 6 एकम 6, इसको लिख लो। अब देखो ये किसका चिन्ह है, प्लस का। प्लस कराने पे 5 आए, सुनना। गुणा कराने में क्या आया, 6 एकम 6, गुणा कराने में, और प्लस कराने में 5। ये क्या है मैं बता रहा हूं, सुनना। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी रहती है जो गुणा कराने में 6 आए और प्लस कराने में 5। ये डाटा मुझको ऐसे मिला देखने वेखने से। 6 एकम 6, अच्छा गुणा करने में 6 आए। फिर इस चिन्ह को देखना, इसको नहीं। बहुत मास्टर फंसाते हैं इसको इसको। तुम मेरा रूल पकड़ो, इसको देख, इस चिन्ह 6 एकम 6, गुणा कराने में 6 आए, फिर प्लस कराने में एक्स के साथ वाला 5 आए, प्लस कराने में 5 आए, गुणा कराने में 6 आए और प्लस कराने में 5 आए। बताओ भाई ऐसी कौन से दो नंबर है भैया, गुणा कराने में 6 आए और प्लस कराने में 5 आए। 3 गुणे 2 कराता हूं तो 6 आता है, और 3 प्लस 2 कराता हूं 5 आता है। वाह भैया, मिल गए मुझे वो दो नंबर, 3 और 2। 3 और 2 ऐसे नंबर है जिनको जोड़ूं 3 और 2 5 आ जाएगा, और गुणा कराऊं 3 2 6, मुझे मिल गए वो दो नंबर। वाह, 3 मिल गया और 2 मिल गया। बस माइंड में ये सबसे पहले सोचना है। और कैसे सोचोगे, ये देख के, गुणा कराने में 6 है, प्लस कराने में 5, तभी तो डाटा आएगा माइंड में, तभी तो ढूंढना शुरू करोगे। जब ये देखना ही नहीं आएगा तो ढूंढोगे कैसे। मिल गए नंबर, अब क्या करना है, आओ अब सवाल तो हटाओ, मिटाते हैं। नंबर हमने ढूंढ लिया दिमाग लगा के, सवाल लिखो सेम एक्स स्क्वायर। वो जो दो नंबर मिले हैं ना, 3 और 2, इस टर्म को तोड़ते हैं, बीच वाले को। तभी से इंग्लिश में मिड टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। आओ, वो क्या नंबर मिले हैं, 3 और 2। इस 5 को मैं ऐसे लिख दूं, यही फैक्टर तो मैंने ढूंढा। जो गुणा कराने में 6 आ रहे हैं, जोड़ने में 5 आ रहे हैं, यही तो फैक्टर है। और देख लो, इस 5 को इस फैक्टर्स में तोड़ दिया, 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ो तब भी 5 है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हाँ, प्लस 6 बराबर। अब भैया एक्स स्क्वायर, अब इस 3 का गुणा इस एक्स से, 3x जा 3x प्लस 2 का गुणा इस एक्स से, 2x जा 2x प्लस 6 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा बनाओ, एक इसका ग्रुप बनाओ, एक इसका ग्रुप बनाओ, और इन दोनों ग्रुप में देखना शुरू करो कॉमन। उभयनिष्ठ हिंदी में क्या है भैया, कॉमन का मतलब मुझे ये बताओ, इन दोनों चीजों में कौन सी चीज है जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में कौन सी चीज आ रही है जो दोनों में हो। भैया यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, मतलब भैया इसमें कॉमन टर्म x है, क्योंकि वो दोनों टर्म के साथ है। तो मैं x को बाहर ले लेता हूं इस इक्वेशन से। यहाँ पे x 2 थे, एक x को बाहर ले लिया तो यहाँ कितने x बच गए, एक x। ये प्लस लगाया, यहाँ 3x, x को बाहर ले लिया तो खाली क्या बच गया, 3। काम खत्म। आगे प्लस लगाया, यहां पे बताओ क्या कॉमन है। भैया यहां तो दोनों में x नहीं है, तो गौर करो, 2 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं ना, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 एक कम 2, और 6 भी आता है, 2 तिहाई 6, मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं। वाह भैया, ये भी देखा जाता है, सेम टेबल में है तो कॉमन आ जाता है, सेम पहाड़े में आ रहे हैं तो आ गया। यहां जब 2x से 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, x, और यहां क्या बचा, 2 तिहाई 6 था, मल्टीपल का 2 बाहर निकाल लिया तो इनटू का क्या, 2 तिहाई 6, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब गौर करो, क्या तुम्हारे ये दोनों सेम है। हाँ भैया, अगर ये दोनों सेम हो तो फील कर लेना कि तुमने पूरे रास्ते सही मैथ्स लगाई है। अब x प्लस 2 को ऐसे लिख दो और x प्लस 3 को ऐसे लिख दो, खत्म। एक बार x प्लस 2 इसमें और इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख दो,
बराबर 0। ठीक है, अब भैया एक बार इस टर्म को 0 दिखा दो, x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार इस टर्म को 0 दिखा दो, x प्लस 3 बराबर 0। यहां से भैया x की वैल्यू प्लस कर दो, वहां जाके माइनस कर दो, वाह, और यहां से भैया x की वैल्यू प्लस का 3, वहां जाके माइनस का 3। मेरे पास दो मूल आ गए, x एक आ गया -2, x एक आ गया -3, वाह, x एक आ गया -2, एक x आ गया -2 -3। मैंने दोनों मूल इसके फाइंड कर लिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। हमेशा देखने का यही तरीका रहेगा। चलो ठीक है, एक सवाल मैं और कराता हूं और फिर तुम्हें इसके मैं कंसेप्ट बता देता हूं सब, तुम्हें जहां जहां फंस सकते हो। चल रहा है ना कैमरा? जैसे भी नॉर्मल तो सवाल, x² प्लस 20x प्लस 100 बराबर 0। बताओ भाई मूल। देखने का तरीका भैया, 100 का गुणा x² के साथ वाले से, 100 एक कम 100, गुणा करने में 100 आए, फिर इस चिन्ह को प्लस करने में x के साथ वाला 20 आए। कौन सी संख्या है भैया? गुणा करने पे 100 आए, प्लस करने पे 20 आए। 10 और 10, 10 और 10 को भैया जोड़ रहा हूं तो 20 आ रहा है, और 10 और 10 का गुणा कर रहा हूं तो 100 आ रहा है। इस कंडीशन को ये दो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब मुझे मिल गया फैक्टर 10 और 10। वाह, 10 और 10 को जोड़ो 20, 10 और 10 का गुणा कराओ 100, हो गया काम। माइंड में ढूंढ लिया इस विधि से। वहां चित्र वित्र मत बनाना, तीर वीर ऐसे ही सोच लेना, 100 का लिख लेना। ठीक है, x² प्लस जो फैक्टर्स मिले 10 और 10, इस टर्म को तोड़ो, 10 प्लस 10, अंदर क्या है x प्लस 100 बराबर 0। अब x² प्लस 10x जा 10x प्लस 10x जा 10x प्लस 100 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब इन दो टर्म्स को उठाओ और कॉमन लो। इन दोनों में कॉमन क्या है भैया? भैया दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन बाबू। यहाँ पे x² थे, x कितने थे? 2। अरे x² का मतलब क्या होता है? x गुणे x, ये x गुणे x है, एक बाहर आ गया तो एक x अंदर बच गया, फील कर लो। प्लस 10x में से x बाहर, तो यहाँ क्या बचा? 10 प्लस यहाँ कॉमन क्या है भैया? x तो है नहीं, ये 10 और 100 दोनों ही 10 के पहाड़े में आते हैं, 10 कॉमन है यहाँ। यहाँ क्या बचा? x, और 10 का पहाड़ा पढ़ के 100 आ जाए, 10 दाम 100, 10 बार क्या अंदर के सेम है? हाँ भैया, मतलब मैं सही हूं। एक बार x प्लस 10 और एक बार इनमें से कोई सा x प्लस 10 बराबर 0। एक बार भैया x प्लस 10 को बराबर 0 दिखा दूं, x बराबर -10। इस वाले x प्लस 10 को 0 दिखा दूं, वही आएगा, तब भी बता रहा हूं -10। दोनों यहाँ पे भैया इक्वल रूट्स आए, यहाँ पे इक्वल रूट्स थे। ठीक है, इनका विविधि का डिस्क्रिमिनेंट 0 था। ठीक है, बात समझे? अब मैं तुम्हें फंसा दूं। ये कौन सा मेथड सीखा तुमने? गुणनखंड विधि भैया। अब मैं तुमको फंसाऊं, देखो कैसे फंसाता हूं। x² -3x -10 बराबर 0। बताओ भाई, 2 मिनट 20 सेकंड का टाइम, बताओ। मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, फाइंड रूट्स। भैया क्या दिक्कत है? 10 का गुणा x² वाले के साथ, 10 एक कम 10, गुणा करने में 10 आए, फिर ये वाला चिन्ह माइनस करने में 3 आए, माइनस करने में 3 आए। वाह, ऐसी संख्या ढूंढना है जो गुणा करने में 10 आए, और ये वाला चिन्ह देखना है, मैंने बताया माइनस करने में 3 आए। कौन सी? 5 और 2। देख लो भैया, अब 5 गुणे 2 कर लो, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 घटा दो 3। वाह भैया, ये दो नंबर ये कंडीशन फील करवा रहे हैं, ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। वो फैक्टर्स मुझे मिल गए, 5 और 2 हैं, जिनको गुणा कराऊं तो 10 आए और घटाऊं तो 3 आए। वाह, क्या है फैक्टर्स? 5 और 2। आ जाओ, x² माइनस, इस टर्म को किसमें तोड़ना है? जो फैक्टर्स मिले, क्या मिले? 5 - 2। ये देखो ना, 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा।
एक्स माइनस 10 बराबर जी। माइनस वाले में बहुत अटकते हैं लड़के मिलिए, एक एक बात समझना। तुम्हें फैक्टर्स मिल गए 5 और 2, तुम्हें 3 बनाना रहता है, 5 में 2 गए, फैक्टर्स लिख दिया 3, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आओ एक्स स्क्वायर माइनस 5x जा 5x, और ये माइनस का क्या होगा, बाहर माइनस लगा है तो इसका माइनस का क्या होगा, प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लस 2x जा 2x माइनस 10 बराबर 0। यहां अच्छे अच्छे बच्चे फंसते हैं, खोलते समय भी माइनस का माइनस ही रखते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर जबरन आंसर आता है, जबरन। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चाहे प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस होगा, यहाँ माइनस था प्लस हो गया। ठीक है भैया, अब वही आखिरी काम, दो दो का जोड़ा और फिर कॉमन। कॉमन क्या है दोनों में भैया, एक्स। यहाँ 2x थे, क्या बचा 1x माइनस 5x में से x गया क्या आया 5 प्लस, यहाँ कुछ कॉमन दिखा भैया, दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा x और 2 पंचे 10, क्या अंदर वाले सेम आ रहे हैं, हाँ भैया बच गया, मैं सही था। ठीक है, एक बार x प्लस 2, एक ब्रैकेट में एक में x माइनस 5 बराबर 0, समझ गए ना। एक बार x प्लस 2 ये वाला टर्म यहां लिख लेते हैं, इनमें से कोई सा है। ठीक है, अब इनको 0 0 बराबर दिखा दो, x प्लस 2 को 0 बराबर दिखा दो तो प्लस का दो वहां जाके, यहाँ पे x माइनस 5 को 0 के बराबर दिखा दो, माइनस का 5 वहां जाके, प्लस का x बराबर 5, इसके भी 2 मूल निकल आए। तो तुम गुणनखंड विधि सीख गए होगे, हर एक सवाल लगाओ गुणनखंड विधि से। ठीक है भैया, दूसरी भी बता दो। तुम मूल ज्ञात करना सीखे बेटा, समझ आई बातें। हाँ सर जी, जितनी चीजें मैंने आज पढ़ाई, आज रिवाइज की, प्लीज बेटा मेरी बात मानो। तुम चाहे बिल्कुल तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो ना, तुम ये सब चीजें पढ़ो, मेरे लेक्चर देखो, तुम्हें पक्का समझ आएगा। मैं तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूं, तुम्हें जो मन हो तुम कमेंट में लिख के पूछो। मैं तुमको रियल में डीप करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता हूँ तुम लोगों के थ्रू। मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं अंदर से समझ आ रही है जैसे मुझे आ रही है, कोई जगाना है ना, वो तुम्हारी फीलिंग्स है तो तुम्हारे अंदर भी, तुम भी ह्यूमन हो, हम भी ह्यूमन हो। तो मुझे फील हो रही तो तुम्हें क्यों नहीं, सर जी आपको क्योंकि आती है ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम्हें भी तो आएगी, तुम भी सीख लो। एक एक बात याद रखो, जैसे मैं बताता हूँ छोटी सी छोटी बात, समझ रहे हो। तो तुम्हें मैथ्स वॉरियर बनना है, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, तो दिल को बसा लो अपने दिल में इस बात को। तो चले, आज तुम फाइंड करो, कल मैं अंडर रूट वाले सवाल, और कल का लेक्चर और लंबा रहेगा, फिर मैं तुरंत पेपर पे पेपर, ये सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो लगाओ टेंशन फ्री होके, एकदम कूल होके पढ़ो। चलो बाय।